सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 साइंस का 4th चैप्टर, इसका नाम है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। और इस चैप्टर की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। आज इस चैप्टर के लास्ट के जो 2 टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। 4.3 न्यूट्रलाइजेशन, ये क्या होता है। हमने ये लर्न किया है, हमने ये सीखा है कि एसिड क्या करते हैं, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस को एसिड में डालोगे तो वो रेड हो जाएगा। इसी तरह से बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं। बेस लिया आपने, रेड लिटमस उसमें डाला तो वो ब्लू हो जाएगा। अब चलिए हम ये देखते हैं कि क्या होगा जब एसिड और बेस को आपस में मिक्स किया जाए, यानी एसिड और बेस को मिला दिया जाए तब क्या होगा। तो यहाँ पर एक इंडिकेटर हम यूज़ करने वाले हैं जिसको अभी तक हमने यूज़ नहीं किया। वो कौन सा है? इट इज़ कॉल्ड फिनोल्फ्थलीन। अब ये जो फिनोल्फ्थलीन है ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो कैसे इंडिकेटर थे? नेचुरल इंडिकेटर थे। ये सिंथेटिक है, लैब के अंदर बनाया जाता है। अब इस फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर की कुछ बातें हम समझ लेते हैं। इसका जो ओरिजिनल कलर है वो कुछ नहीं है, यानी वो कलरलेस है। अगर इस फिनोल्फ्थलीन सोल्यूशन की 2-4 बूंद एसिड में डाल दोगे तो भी ये कलरलेस रहेगा, यानी एसिड में इसका कलर चेंज नहीं होता, कलरलेस ही रहता है। लेकिन इसका कलर पिंक हो जाता है बेस के अंदर, यानी कोई बेस लिया आपने, 2-4 बूंद फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर की डाल दी, इसके सोल्यूशन की डाल दी, तो वो सोल्यूशन आपका पिंक हो जाएगा। तो बस यही याद रखना, ओरिजिनल कलर इसका कुछ नहीं होता, कलरलेस होता है। एसिड में भी कोई कलर नहीं होता, बेस में ये पिंक होता है। अब एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 4.5। यह एक्टिविटी आपको नहीं करनी बल्कि टीचर को करके दिखाना है। फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक टेस्ट ट्यूब लो, उसके आधे का आधा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें भर लो। नोट डाउन इट्स कलर, उसका कलर क्या है नोट डाउन कर लो। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कलर क्या होता है, ये आपका कलरलेस होता है। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फ्थलीन सोल्यूशन। अभी मैंने बताया फिनोल्फ्थलीन भी कैसा है, कलरलेस है। ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड। अब ये जो फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर है, इसका जो सोल्यूशन है, इसकी 2-4 बूंद एसिड में डाल दो। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अब टेस्ट ट्यूब को आराम से हिला लो। क्या कोई चेंज ऑब्जर्व होगा कलर के अंदर उस एसिड के? तो इसका आंसर है नो, कोई भी कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि हम देख ही चुके हैं एसिड के अंदर ये कलरलेस रहता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये कलरलेस है, फिनोल्फ्थलीन भी कलरलेस है, और फिनोल्फ्थलीन को एसिड में डालते हैं तो वो भी कलरलेस होता है। तो कलरलेस का कलरलेस ही रहा, इसका मतलब कोई भी चेंज हमको देखने को नहीं मिलेगा। अब क्या करना है, वही जो हमारा एसिडिक सोल्यूशन था, यानी एसिड डाला था, उसमें 2-4 बूंद फिनोल्फ्थलीन हमने डाला था, तो ये एक सोल्यूशन बन गया। इसमें 1 बूंद आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की डाल दो ड्रॉपर की मदद से। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। और इसके कलर की बात कर लें तो ये कलरलेस होता है। तो 1 बूंद आपको डालनी है। अब टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा हिला लो, क्या कोई कलर चेंज ऑब्जर्व होगा सोल्यूशन के अंदर? तो इसका आंसर है नो, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। पहले सोल्यूशन कलरलेस था, अभी भी कलरलेस रहेगा। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टीयरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर। तो 1 बूंद डालने पे कोई कलर चेंज नहीं हुआ तो और बूंद डालो। एक एक करके बूंद डालते जाओ और उसको स्टीयरिंग करते रहो, चलाते रहो, ताकि मिक्सिंग होती रहे। कब तक बूंद बूंद डालना है आपको उस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की, यानी बेस की? जब तक कि पिंक कलर आपको देखने को ना मिले। यानी एक एक बूंद डालते रहोगे, कोई कलर चेंज नहीं होगा। 1 बूंद ऐसी आएगी कि वो जैसे ही उस सोल्यूशन में गिरेगी सोल्यूशन को पिंक कर देगी, तो बस वहीं तक डालना है। जैसे वो बूंद गिरी बस रोक दो। अब सोल्यूशन हमारा पिंक हो चुका है कि नहीं? उस सोल्यूशन के अंदर क्या क्या है, एक तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, 2-3 बूंद फिनोल्फ्थलीन सोल्यूशन की है, और ये जो हम बेस डाल रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की वो है। ये 3 चीजें हैं और सोल्यूशन कलर क्या हो गया, पिंक हो गया है। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्या करो, 1 बूंद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालना है। अभी तक हम 1-1 बूंद करके बेस की डाल लेते, अब एसिड की 1 बूंद डालना है। आपको क्या ऑब्जर्व होगा, आपको ये ऑब्जर्व होगा सोल्यूशन फिर से कलरलेस हो गया। फिर से 1 बूंद आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की डाल लो, यानी फिर से एक बार 1 बूंद बेस की डालो। क्या कोई कलर चेंज देखने को मिलेगा? तो बिल्कुल, सोल्यूशन फिर से पिंक हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ उसको थोड़ा सा मैं फिगर बनाकर समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। तो हमने टेस्ट ट्यूब लिया था, उसका 1/4 यानी आधे का आधा हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था। अभी कलरलेस होता है तो कोई कलर इसके अंदर हम फिल नहीं कर सकते। इसमें 2-3 बूंद आपको फिनोल्फ्थलीन सोल्यूशन की डालनी है। अब फिनोल्फ्थलीन भी आपका कलरलेस होता है। चलिए मैं आपको ऐसे बना देता हूँ, ये 3 बूंद हमने डाल दी। तो 3 बूंद डालोगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, यानी ये सोल्यूशन आपका कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। अच्छा, इसके अंदर अब क्या है, एसिड है और साथ में मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ फिनोल्फ्थलीन सोल्यूशन है, ठीक है, या इंडिकेटर लिख देते हैं। एसिड और इंडिकेटर हमने मिलाया है, अभी भी सोल्यूशन हमारा कलरलेस है। अब क्या करना है, 1 बूंद आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की डालनी है, और ये आपका क्या है, बेस है, यानी 1 बूंद बेस की डालनी है, और ये भी आपका कलरलेस ही होता है। तो 1 बूंद जाएगी तो सोल्यूशन अभी भी कलरलेस रहेगा। अब इस सोल्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई, एक तो एसिड है, दूसरा हमारा इंडिकेटर है, प्लस जो हमने बेस डाला था, तो इसको शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, एसिड है, साथ में इंडिकेटर है, साथ में बेस है।
कलर चेंज नहीं हुआ तो बूंद बूंद करके आपको डालते जाना है, तब तक डालना है जब तक कि एक बूंद ऐसी ना गिरे कि सोल्यूशन को पिंक कर दे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आफ्टर मैनी ड्रॉप्स ऑफ बेस, जो हमने बेस लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, इसकी काफ़ी बूंदों के बाद एक बूंद ऐसी आएगी कि वो जब गिरेगी तो हमारा सोल्यूशन पिंक हो जाएगा। सोल्यूशन पिंक होने के बाद क्या करना था हमको, एक बूंद फिर से एसिड की डालनी थी। ये हमारे क्या था, बेस हमने डाला था, बेस की एक बूंद, यानी कई बूंद डाली थी, एक बूंद ऐसी गिरी कि वो सोल्यूशन को पिंक कर दिया। अब सोल्यूशन हमारा पिंक हो गया है। एक बूंद हम क्या करेंगे, जो एसिड हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो डाल देंगे। तो एक बूंद जैसे ही डालेंगे सोल्यूशन अब क्या हो जाएगा, फिर से कलरलेस हो जाएगा। फिर से एक बूंद हम बेस की डालेंगे तो सोल्यूशन फिर से पिंक हो गया। अब ये कहानी इसी तरह रिपीट होती रहेगी। बेस की एक बूंद पड़ी तो पिंक हो गया, फिर एसिड डाल दिया कलरलेस हो गया, फिर एक बूंद बेस की डाली पिंक हो गया। तो पिंक और कलरलेस में इस तरह से घूमता रहेगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, इस कहानी को समझो। देखो होता ये है कि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो हमने किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड की 3 बूंदें ली, ठीक है, एसिड की 3 बूंद हमने ले ली और उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर बेस की 3 बूंद डाल दी। तो होगा क्या, एक बूंद एसिड की और एक बूंद बेस की, इनका आपस में मुकाबला होगा, एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, इनका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह ये बूंद और ये बूंद आपस में लड़ के ख़त्म हो जाएंगे, ये और ये ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से एसिड और बेस का जो पूरा इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी अब सोल्यूशन ना ही एसिडिक रह गया है ना ही बेसिक रह गया, क्योंकि एसिड और बेस की आपस में लड़ाई हुई और एक दूसरे को ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो यही हमारा न्यूट्रलाइजेशन होता है, यानी न्यूट्रल कर देना। एसिड की एक बूंद और बेस की एक बूंद आपस में मिलकर एक दूसरे को ख़त्म कर दिया, उसके असर को ख़त्म कर दिया। अब ये जो मैंने बताया कि एसिड की एक बूंद और बेस की एक बूंद एक दूसरे को ख़त्म कर देगी, ये उस केस में है जब एसिड और बेस दोनों की पावर इक्वल हो। अब क्योंकि इसके पावर और कंसंट्रेशन के बारे में आपको नहीं पढ़ाया गया, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हमने यहाँ पर एसिड और बेस जो लिया है वो दोनों इक्वल स्ट्रेंथ का लिया है, वरना एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों तरीके के होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, तो स्ट्रेंथ से डिसाइड होगा। एग्जाम्पल जैसे समझ सकते हो कि मुझे खली से लड़ाई करनी है, तो मेरे जैसे कम से कम 10 लोग चाहिए होंगे, तब कुछ टक्कर की लड़ाई होगी। तो उधर एक ही बंदा है और इधर 10। एक और एग्जाम्पल समझ लो, 1 किलो आप आम लेकर आओ, कितना आम चढ़ेगा, 4-5 तो चढ़ेगा। 1 किलो चावल ले आओ तो चावल के दाने कितने होंगे, कई हज़ार होंगे। लेकिन दोनों की जो पावर है वो बराबर है, 1 किलो का ये भी है, 1 किलो का वो भी है। तो क्वांटिटी नहीं देखी जाती बल्कि पावर देखी जाती है। ऐसा हो सकता है कि एसिड की एक बूंद बेस की 3, 4, 5, 10 कितनी भी बूंद को ख़त्म कर सके। यानी मान लो 5 बूंद हमने बेस की ली, लेकिन ये बेस कैसा था, वीक बेस था, और एक बूंद हमने स्ट्रॉन्ग एसिड की ली। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो एक बूंद एसिड की है, ये पांचों जो बेस की बूंद है इसको ख़त्म कर दे, इसके इफेक्ट को ख़त्म कर दे। तो हम यहाँ पर जो एसिड और बेस ले रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं दोनों की पावर इक्वल है। बहुत डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन गलत चीज़ आप ना सीख जाओ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया कि एसिड और बेस इक्वल क्वांटिटी में नहीं लेना कि जितना एसिड लिया उतना बेस, दोनों की जो ताकत है वो बराबर होगी, तब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जितना हिस्सा बराबर बराबर होगा वो तो ख़त्म हो जाएगा, फिर जो एक्स्ट्रा बचेगा उसका असर बाकी रहेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखो स्टार्टिंग के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया था, कलरलेस था, फिनोल्फथालीन सोल्यूशन डाला वो भी कलरलेस था। एसिड में वैसे भी ये जो कलर है वो फिर कलरलेस ही रहता है, तो एसिड और इंडिकेटर मिले तो ये कलरलेस ही था। एक बूंद हमने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो कि बेस है उसकी डाली तो भी कलरलेस था, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन तो हमने ढेर सारा लिया था, मान लो 10 बूंद हमारे पास थी, इधर हमने बेस की एक ही बूंद डाली। तो हुआ क्या कि एसिड की एक बूंद और बेस की एक बूंद इसने एक दूसरे को ख़त्म कर दिया। तो एसिड की एक बूंद का इफेक्ट कम हो गया, लेकिन अभी भी देखो एसिड की बूंदें हैं यहाँ पर, तो इसकी वजह से ये जो सोल्यूशन है अभी भी एसिडिक है और सोल्यूशन हमारा कलरलेस रहता है। एसिडिक के केस में कई सारी बूंदें हमने डाली तो हुआ क्या, अब एक एक करके समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर 8 बूंदें थी, एक बूंद जो हमने डाली तो हुआ क्या, एक बूंद एसिड और एक बूंद बेस ये आपस में टकराए और एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर दिया। फिर से हमने एक बूंद डाली, क्योंकि हमसे क्या कहा था एक एक बूंद करके डालते जाओ, तो ये और ये मिल के आपस में ख़त्म हो गए। फिर से एक बूंद हमने डाल दी तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ के ख़त्म हो गए। फिर एक बूंद हमने बेस की डाली, ये दोनों ख़त्म हो गए। फिर डाली, ये ख़त्म हो गया। एक और डाला, ये ख़त्म हो गया। एक बूंद और डाला, ये ख़त्म हो गया। फिर से एक बूंद डाली तो इसने इस एसिड के इफेक्ट को भी ख़त्म कर दिया। अब देखो सोल्यूशन हमारा न्यूट्रल हो गया, ना ही एसिडिक रह गया ना ही बेसिक रह गया, क्योंकि जितनी एसिड की बूंदें थी उतनी ही बूंद हमने बेस की डाल दी, तो बराबर बराबर कहानी ख़त्म। अब जैसे ही हम एक बूंद और बेस की डालेंगे
तो अब खाली बेस ही है। अब यही राजा की तरह है, क्योंकि पहले जो एसिड थे वो इससे पहले की बेस की बूंदों ने खत्म कर दिया उसकी कहानी। तो अब हमारे पास जो इफेक्ट बचा है वो सिर्फ बेस का बचा है। तो हमारा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। और बेसिक के केस में क्या होता है? सोल्यूशन पिंक हो जाता है। बेस में अगर फिनोल्फ्थालीन डालें तो पिंक हो जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ? फिर से एक बूंद एसिड की डाली हमने, तो देखो ये बेस की एक बूंद पहले से थी, एक बूंद और एसिड की डाली, तो ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर दिया। अब न्यूट्रल हो गया। अगर सोल्यूशन न्यूट्रल होगा तो इंडिकेटर का जो ओरिजिनल कलर है वही रहेगा। ओरिजिनल कलर इसका कलरलेस होता है, तो फिर से कलरलेस हो गया। फिर से हमने बेस डाला तो क्या हो गया? लास्ट वाले केस में देखो, तो अब न्यूट्रल था, एक बेस डाला तो बेसिक सोल्यूशन हो गया, क्योंकि अब सिर्फ बेस ही है यहाँ पर। और बेसिक केस में पिंक हो जाता है, इसलिए फिर से पिंक हो जाएगा। तो यही कहानी हुई कि जो एसिड हमने लिया था, एक एक बूंद करके बेस ने उस एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दिया। फिर बेस जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा तो बेस का राज चलेगा, वो पिंक कर देगा। फिर एक एसिड डाला, खत्म हो गया, न्यूट्रल हो गया सोल्यूशन। फिर से बेस एक हमने डाला तो फिर से बेसिक आ गया, पिंक हो गया। तो ये जो एसिड और बेस एक दूसरे को खत्म करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को, मतलब रहेंगे एसिड बेस लेकिन उसका असर कुछ नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल की तरह बिहेव करेंगे वो। तो एसिड और बेस जब मिलते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, यही आपका न्यूट्रलाइजेशन है। तो सारी चीज़ समझ गए होगे। अब इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। उसके लिए वही जो टर्मरिक वाला पेपर है ना, वो यूज़ करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम समझते हैं। इस टर्मरिक पेपर को हमने सोप सोल्यूशन के अंदर डिप किया था, जिसकी वजह से ये रेड कलर का हो गया, यानी बेस के कांटेक्ट में रेड हो गया। अब इसी के ऊपर हम एसिड डालेंगे। उसके लिए हमने ये लेमन ले लिया है, इसको स्क्वीज करेंगे इसके ऊपर और देखते हैं कि क्या चेंज हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखो, जो रेड कलर है वो चला गया, खत्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने इसको बेस के अंदर डाला था, यानी सोप सोल्यूशन के अंदर डाला था, तो बेस की वजह से रेड हो गया। अब इसी के ऊपर हमने एसिड डाला, तो एसिड और बेस ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, एक दूसरे को खत्म कर दिया। तो अब यहाँ पर ना एसिड है ना बेस है, यानी एक न्यूट्रल सोल्यूशन बन गया। तो इसका जो ओरिजिनल कलर था वो वापस आ गया। तो न्यूट्रलाइजेशन में यही होता है कि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। भाई बेस का काम था रेड करना, तो उसके काम को एसिड ने खत्म कर दिया। अब दोनों का कोई काम नहीं है और ये आपका न्यूट्रल हो गया। तो इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। इट इज़ एविडेंट, यानी ये चीज़ हमने रिसर्च करके हमारे पास ये सबूत मिल गया है। व्हेन द सोल्यूशन इज बेसिक, अगर सोल्यूशन बेसिक होगा तो फिनोल्फ्थालीन पिंक कलर देगा, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर सोल्यूशन एसिडिक है तो ये कलरलेस ही रहेगा। जब एसिडिक सोल्यूशन को मिक्स किया जाता है बेसिक सोल्यूशन के साथ, बोथ द सोल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो दोनों ही जो सोल्यूशन है, एसिडिक और बेसिक वाले, ये एक दूसरे के इफेक्ट को, एक दूसरे के असर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज कर देना यानी खत्म कर देना, न्यूट्रल बना देना। व्हेन एन एसिड सोल्यूशन एंड बेस सोल्यूशन आर मिक्सड इन सूटेबल अमाउंट्स। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, सूटेबल अमाउंट, ये नहीं कहा इक्वल अमाउंट, यानी जितना एसिड ले रहे हो उतना बेस ले लो, बल्कि कह रहा है सूटेबल अमाउंट में। क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको समझाई अभी कि दोनों की क्वांटिटी बराबर नहीं करनी, बल्कि दोनों की पावर बराबर हो। अगर मान लो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और वीक बेस लिया है, तो बेस की क्वांटिटी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तब जाके एसिड के इफेक्ट को आप खत्म कर पाओगे। तो अगर सूटेबल अमाउंट में एसिड और बेस सोल्यूशन लेंगे, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड। तो होगा क्या, एसिड का जो एसिडिक नेचर है और बेस का जो बेसिक नेचर है वो खत्म हो जाएगा। तो अब जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो अब ये ना एसिडिक है ना बेसिक है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन जब हो, यानी एसिड और बेस को जो मिलाओगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, उस समय टेस्ट ट्यूब को आप टच करना, आपको क्या ऑब्जर्व होगा, तो आपको गर्म फील होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व। हीट प्रोड्यूस होती है, हम कह सकते हैं इवॉल्व होती है, निकलती है। द इवॉल्व हीट राइजेज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। ये हीट जो निकलेगी उसकी वजह से जो हमारा मिक्सचर है, जो हमने सोल्यूशन का मिक्सचर बनाया था, वो गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तो ये कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, हीट निकलती है, इवॉल्व करती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा, बहुत से लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि हीट निकली, निकल गई तो ठंडा हो गया। ऐसा नहीं है, हीट निकलेगी तो वो मिक्सचर जो है, वो जो सोल्यूशन है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। टच करोगे तो गर्म फील होगा, तो आप कहोगे हमने गर्म तो किया नहीं, तो ये गर्म कैसे हो गया? तो न्यूट्रलाइजेशन की वजह से हुआ। जैसे हीटर या ब्लोअर के सामने आप बैठो तो वहाँ से हीट निकलती है ना, तो हीट निकलेगी तो गर्मी बढ़ेगी कि नहीं? तो यही होता है, हीट इवॉल्व होगी, निकलेगी, तो मिक्सचर का जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर एक नया सब्सटेंस बनता है, एक नई चीज़ बनती है। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। इसको हम क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। देखो, सॉल्ट बहुत तरीके की होती है। जो घरों के अंदर हम यूज़ करते हैं जनरली, वो आपकी कॉमन सॉल्ट होती है, सफ़ेद वाली, जैसे टाटा नमक वगैरह हो गया, तो वो कौन सी होती है? कॉमन सॉल्ट कहते हैं उसको। इसके अलावा काला नमक होता है,
पिंक सॉल्ट होती है, बहुत तरीके की सॉल्ट होती है। तो सॉल्ट किसी एक चीज़ का नाम नहीं है कि जो हम घर में यूज़ करते हैं वही सॉल्ट है। एसिड और बेस मिलते हैं तो एक नई चीज़ बनती है, वो जो नई चीज़ है उसी का हमने नाम सॉल्ट रख दिया है। अब जो सॉल्ट है वो एसिडिक भी हो सकती है और बेसिक भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। अब ये कैसे? अब जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी वो यहाँ पर काम आएगी। मान लो 3 बूंद हमने एसिड की ली और 2 बूंद हमने की ली, तो होगा क्या? ये एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे और क्या बना देंगे? सॉल्ट बना देंगे। इसी तरह ये दोनों मिलके भी सॉल्ट बना देंगे। लेकिन ये वाली बूंद एसिड की बची रह गई, तो इस सॉल्ट के साथ ही एसिड भी मिक्स हो जाएगा। तो जो सॉल्ट बनेगी वो कैसी बनेगी? एसिडिक बनेगी। तो एसिडिक सॉल्ट कब बनती है? जब एसिड हम ज़्यादा लें और बेस कम लें। ये तो तब है जब एसिड और बेस की स्ट्रेंथ इक्वल हो। अगर दोनों इक्वल क्वांटिटी में हम ले रहे हैं कि जितना एसिड लिया उतना बेस लिया, तो उस केस में स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए होगा और वीक बेस चाहिए होगा, तो सॉल्ट हमारी एसिडिक बनेगी। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, वरना आपको बस इतना याद रखना है कि सॉल्ट एसिडिक होती है, बेसिक होती है और न्यूट्रल होती है। अब बेसिक का केस समझ लो, वैसे समझ ही गए होगे। मान लो 2 बूंद हमने एसिड की ली और 3 बूंद बेस की ली, तो ये मिलके तो सॉल्ट बना लेंगे, ये मिलके सॉल्ट बना लेंगे, और ये बेस की 1 बूंद रह गई तो ये मिक्स होगी तो बेसिक सॉल्ट बना देगा। वहीं अगर हमने 3 बूंद मान लो एसिड की ली और 3 बूंद हमने बेस की ली, तो ये मिलके सॉल्ट बना लेंगे, ये मिलके सॉल्ट बना लेंगे, ये मिलके सॉल्ट बना लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा बचा नहीं तो पूरा सॉल्ट ही बना, तो ये सॉल्ट हमारी न्यूट्रल हो गई। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। तो न्यूट्रलाइजेशन पूछा जाए आपको डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन, तो क्या लिखोगे? ये प्रॉपर डिफिनेशन आप लिखोगे। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। अब न्यूट्रलाइजेशन जब होता है तो सॉल्ट और वाटर 2 चीज बनती है, सिर्फ सॉल्ट नहीं बनती, याद रखना, सॉल्ट भी बनती है और वाटर भी बनता है, और साथ ही साथ में हीट भी निकलती। इसको आप इस तरह से लिख के दिखा सकते हो, एसिड प्लस बेस, फिर एरो लगा के, यानी मिलेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट और वाटर बनेगा। और नीचे आप ब्रैकेट में लिख देना हीट इज इवॉल्व्ड, हीट निकलेगी। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको शॉर्ट में हम HCl लिखते हैं। कैसे, क्यों लिखते हैं? देखो, हाइड्रो ये हाइड्रोजन से बना है, हाइड्रोजन का सिंबल कैपिटल H होता है, और क्लोरिक ये क्लोरीन से बना है, क्लोरीन का सिंबल होता है कैपिटल C और स्मॉल l, तो HCl ये लिखा जाता है शॉर्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का सिंबल होता है Na, कैपिटल N स्मॉल a, और हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है कैपिटल O कैपिटल H, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा? NaOH, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे? सोडियम कैसे क्या सिंबल होता है आपको पता है? Na। क्लोरीन का क्या होता है? कैपिटल C स्मॉल l, सोडियम क्लोराइड NaCl हो गया, ठीक है। और वाटर, वाटर को लिखा जाता है H2O, यानी हम H लिखते हैं, H से हाइड्रोजन और ये सबस्क्रिप्ट में 2, इसका मतलब 2 एटम हाइड्रोजन के, और वाटर के अंदर हमारे ऑक्सीजन होता है तो ये O लिख दिया, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके आपका वाटर बनाते हैं। तो वाटर को हम H2O लिखते हैं, H और उसके नीचे 2 लिख के फिर O। बूझो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। अब बूझो ने क्या किया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ये भी एक तरह का एसिड है, और इसको लाइम वाटर के अंदर डाल दिया। हमने देखा था लाइम वाटर हमारा क्या होता है? बेस होता है। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कोल्ड? तो भैया इसने एसिड लिया था, लाइम वाटर जो कि हमारा बेस होता है, ये मिलेगा तो क्या होगा? एसिड और बेस मिलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन होगा, और न्यूट्रलाइजेशन में हीट निकलती है, मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये हॉट हो जाएगा। अब ये लास्ट हमारा टॉपिक है 4.4, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोजाना की जिंदगी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? चलिए समझते हैं। इनडाइजेशन, यानी बदहजमी हो जाती है, यानी पेट के अंदर आपको जलन सी फील होगी, कहते नहीं गला जल रहा है, डकार आती है, तो कहते हैं बदहजमी हो गई, तो उसी को हम कहते हैं इनडाइजेशन। इनडाइजेशन में क्या कहानी क्या होती है जरा समझते हैं। अवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये हमारे खाने को हजम करने में मदद करता है, जैसा कि आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ाई है। लेकिन अगर ज़्यादा एसिड बन जाएगा स्टमक के अंदर तो इसकी वजह से इनडाइजेशन हो जाएगा, बदहजमी हो जाएगी। एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो आपको डकार आने लगेगी, गला जलने लगेगा, पेट में जलन से फील होगी। कभी कभी इनडाइजेशन ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर पेनफुल हो जाता है, दर्द होने लगेगा पेट में। टू रिलीव इनडाइजेशन, अब इस इनडाइजेशन को बदहजमी में आराम के लिए वी टेक एन एंट एसिड, इसके लिए हम एंट एसिड लेते हैं। एंट एसिड क्या होता है? ऐसी चीज़ जो एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर दे, जैसा कि आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एक तरह का एंट एसिड है, यानी ये बेस है, बेस ही तो एसिड के इफेक्ट को खत्म करता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो ये बेस भी है और इसका दूसरा नाम क्या है? एंट एसिड, यानी ऐसे जो एसिड के इफेक्ट को खत्म करते हैं। तो इनडाइजेशन होता है तो उस केस में आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीने को दिया जाता है, विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड,
ये जो एक्स्ट्रा एसिड है इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसीलिए ये जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये प्रॉपर डोज में दिया जाता है। अगर ज़्यादा लोगे तो क्या होगा, एसिड की कमी हो जाएगी। तो उतना ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीना है जितना एक्स्ट्रा एसिड बना है, वो डॉक्टर बताएगा, इसीलिए अपनी मर्जी से नहीं पीना है। एंट बाइट चींटी काटती है तो क्या होता है, जब चींटी काटती है तो वो एक एसिडिक लिक्विड, कौन सा एसिड होता है, स्टार्टिंग हमने देखा था फॉर्मिक एसिड, वो हमारी स्किन के अंदर डाल देती है। चींटी काटी तो उस काटने में उसने एसिड हमारी स्किन के अंदर डाल दिया। अब इसका जो इफेक्ट है इस एसिड का, उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं किससे, बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। घरों के अंदर जो बेकिंग सोडा होता है ना, उसको गीला कर लो थोड़ा पानी डाल के और उसको रगड़ लो जहाँ पर चींटी काटी है। ये जो बेकिंग सोडा है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी ये दोनों एक ही चीज़ है, बस एक कॉमन नेम है और एक साइंटिफिक नेम है। अब दुकान पे जाके मांगोगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे दो, कहेगा भैया क्या है ये, और बेकिंग सोडा कह दोगे तो समझ जाएगा वो। तो ये कर सकते हो, या कैलामाइन सोल्यूशन आता है, उसको लगाने से भी चींटी के काटने पे आराम मिलेगा। वैसे चींटी काटने पे कोई दवा लगाता नहीं है, लेकिन हाँ आप इतने नाजुक हो तो लगा सकते हो। अब ये जो कैलामाइन सोल्यूशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कैलामाइन सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, तो कैलामाइन सोल्यूशन के अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, याद रखना। सॉइल ट्रीटमेंट, सॉइल का इलाज, यानी मिट्टी में कुछ दिक्कत आ गई तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक्स द सॉइल एसिडिक, तो बहुत ज़्यादा जो खाद वगैरह डाली जाती है, फर्टिलाइजर जो आते हैं ना आर्टिफिशियल, खेतों के अंदर आजकल डाले जाते हैं, उसकी वजह से सॉइल एसिडिक हो जाती है। अच्छा, जो प्लांट है वो सही से ग्रो नहीं हो पाते अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो या बेसिक हो, यानी अगर ज़्यादा एसिडिक हो गई सॉइल या ज़्यादा बेसिक हो गई, दोनों केस में प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो दोनों अगर ज़्यादा हो गया तो कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो कैसे ट्रीट करेंगे, सीधी सी बात है, बेस डालो। जैसे कि आपका क्विक लाइम हो गया, चूना जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है, या स्लेक्ड लाइम, इसका साइंटिफिक नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये डाला जाता है। अक्सर आपने देखा होगा मिट्टी में चूना पड़ा हुआ होता है, तो वो चूना क्यों डालते हैं, वो इसीलिए क्योंकि सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो गई तो चूना डाल दो तो बेसिक हो जाएगी। अगर सॉइल बेसिक है यानी ज़्यादा बेसिक हो गई तब क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि आपका कंपोस्ट वगैरह होता है ना, पेड़ पौधा हो गया, एनिमल्स हो गया, इसको हम ज़मीन के अंदर जो गाड़ देते हैं, जो पड़ा रहता है, फिर ये जब डिकम्पोज होता है, गलता सड़ता है, तो उसी से ये बनता है। तो ये चीज़ें हम डाल सकते हैं, या गाय का गोबर वगैरह डाला जाता है ना, तो ये ऑर्गेनिक मैटर के अंदर आता है सब। ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, तो ये एसिड न्यूट्रलाइज कर देगा जो बेसिक नेचर है सॉइल का उसको। फैक्ट्री वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, फैक्ट्री वगैरह से जो कचरे वगैरह निकलते हैं उनमें ज़्यादातर आपका एसिड होता है। अगर इसको ऐसे ही हम वाटर बॉडीज़ के अंदर, पानी के अंदर डाल देंगे, रिवर्स के अंदर, ओशंस के अंदर, लेक्स के अंदर डाल देंगे, तो होगा क्या, ये जो एसिड है ये मछलियों को मार देगा, इसके अलावा और भी जो ऑर्गेनिज्म है उनको किल कर देगा। तो फैक्ट्री से जो निकलने वाला वेस्ट है इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। एसिड से फैक्ट्री से एसिडिक चीज़ें निकल रही हैं तो डायरेक्ट नदी वगैरह के अंदर नहीं डाला जाता, पहले उसमें बेस डाला जाता है, उसको न्यूट्रल बनाया जाता है, तब नदी के अंदर डाला जाता है। तो ये पूरी कहानी थी न्यूट्रलाइजेशन की। आई होप सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो ये चैप्टर पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी, पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।